इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात देखते थे। एनपीवी तक हम लोगों ने कर लिया था राइट, यूनिट 10 में। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना ये जो कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में आता तो न्यूमेरिकली हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आप लोगों को पता है राइट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वो परसेंटेज, वो डिस्काउंट रेट जिस पर हमारा एनपीवी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वो हमारी सेम करेंसी की बात होती है इसलिए हम कहते हैं उसको जीरो होगा। बट जब सेम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो उस केस में हमारा जो एनपीवी है वो हमारा होगा इक्वल टू किसके, जो हमारा जो करंट स्पॉट रेट होगा उसके, राइट। तो ये इस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व किया है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करना होता है। पहली बात तो ये है कि आईआरआर का सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहले आपको रिटन ट्रायल करके आपको एक रेंज लेनी होती है, जैसे कि 2% लेना होता है, 10%, 15%। तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो 10 और 15 के बीच में आएगा। तो जब आपको रिटन ट्रायल करके वो दो परसेंटेजेस मिल जाती हैं तब आप उनको इन वैल्यूज में पुट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही फॉर्मूलेस करेक्ट हैं। दोनों में क्या है, अगर सपोज प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो लोअर डिस्काउंट रेट पे थी माइनस जो हमारा आप कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता क्योंकि हमारे पास एनपीवी ऑलरेडी होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। सो सपोज मेरा जो परसेंटेज है वो मैंने हिट एंड ट्रायल करके 10 और 15% मैंने सपोज लिया। तो 10% में यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मेरा एनपीवी जो भी आया होगा 10% पे वो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर एनपीवी जो 10% पे है माइनस एनपीवी जो 15% पे है, उन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे और इनटू जो हमारे दोनों परसेंटेज का डिफरेंस होगा। तो जैसे यहाँ पर 10 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 5, राइट। इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि खुद से कि हम लोग एग्जाम में इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हमें 1,36,000। कैश फ्लोज जो है वो हमें दिए फर्स्ट ईयर में 30,000, फिर 40, फिर 60, फिर 30 एंड फिर 20। और हमसे पूछा है आईआरआर और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आईआरआर पूछा है और एमआईआरआर पूछा है। तो एमआईआरआर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखेंगे कि आईआरआर कैसे निकलता है। तो मैंने आपको बताया कि पहले हमें क्या चाहिए होगी, एक रेंज चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें कैश फ्लोज गिवन है इन कैश फ्लोज को से हम एनपीवी निकालेंगे पहले दो अलग अलग परसेंटेज पे। अब ये क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है तो आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 10 और 12% ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ठीक है कौन सी दो वैल्यूज लेनी है। तो मैंने 10% और 12% लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 10% डिस्काउंट, करनी वरनी ये ज्यादा कहीं। 10% डिस्काउंट रेट लेकर हम देखेंगे पहले ना कि हम लोग 10% लेकर पहले अपना एनपीवी निकाल लेंगे और फिर हम 12% लेकर अपना एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी कैसे निकलता है, अब 5 इयर्स का है ना, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे नंबर ऑफ इयर्स हो गए। फिर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो है 30,000 और देन 40,000। यहाँ पर आपका एनपीवी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आईआरआर का भी, ठीक है। 40,000, देन 60,000, 30,000 एंड देन 20,000। तो ये हमारे कैश फ्लोज हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है इन सब कैश फ्लोज की। ये क्या है, ये सब कैश फ्लोज है हमारे।
कैश फ्लोज का मतलब कि जब मैं हम 1,36,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो जो रिटर्न्स है ईयर वाइज वो हमें ये गिवन है। तो प्रेजेंट वैल्यू में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज है जिसको मैंने अभी अज्यूम किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट, इसको हमने अज्यूम किया है। तो हम क्या करेंगे, 10% के ऊपर डिस्काउंटिंग करेंगे। 10% के ऊपर डिस्काउंटिंग करने का मतलब हो गया 1/1 प्लस आर। तो ये हमारा बन जाएगा 1/1.1। ठीक है, तो आप पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम निकालेंगे 1/1 करके। तो फर्स्ट हमारा आया 0.909, फिर सेकेंड हमारा आया है 0.826, 3 डिजिट्स तक आप इसको लिख लेंगे, 826। देन हमारा आया, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस आप इक्वल्स टू प्रेस करते रहेंगे, आपको ये मिलता रहेगा, राइट। 751, 683 एंड देन 620। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, इसको बोलते हैं पीवीएफ। फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा 30,000 इंटू 0.909 करके। तो 0.909 इंटू 30,000, 27270, 2770। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर है 0.826 इंटू 40,000, 0.826 इंटू 40,000, 33,040, 33,040, 040। उसके बाद 0.751 इंटू 60,000, 45, 45,060। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसके 683 इंटू 30,000, 20,000, 20490। उसके बाद फिर लास्ट वैल्यू है हमारी 0.620 इंटू 20,000। ये हमारा आया 12,400। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाती हैं, इन प्रेजेंट वैल्यू का अब हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल हमारा आएगा इसका 138260। कितना आ रहा है मैम 138260। मैम, 138। 260। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया प्रेजेंट वैल्यू का क्या समीशन, या आप कह लीजिए टोटल। फिर इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, कितना है 136, 136। तो हमारा एनपीवी कितना आ जाएगा, 2260। 12260। 60। ये हमारा आ गया एनपीवी, कितने परसेंटेज पे, 10%। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक लॉजिक और बताती हूँ कि देखिए, अगर आपका 10% पे आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, राइट, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो उस केस में आपको पता है कि अब अगर आप 10% से, मतलब आपको क्योंकि क्या चाहिए, आपको चाहिए जिसपे एनपीवी 0 हो, क्योंकि अभी हम पहले सिंपल वाला आईआरआर निकालना सीख रहे हैं ना। तो जिसमें एनपीवी 0 हो, आपका एनपीवी आया है प्लस। अब आप एक चीज याद रखिएगा, अब अगर आप यहाँ से ना डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हमारा एनपीवी आएगा। तो अगर मेरा एनपीवी 10% पे 2260 अगर आ रहा है, और मुझे, क्योंकि मुझे तो 0 चाहिए ना, तो मुझे और नीचे जाना है, इसको एनपीवी को और कम करना है, तो मैं क्या करूंगी,
डिस्काउंट रेट को और बढ़ा दूंगी, राइट। तो इसलिए मैंने जो डिस्काउंट रेट लिया है दूसरा वाला वो हायर लिया है, तो मैंने इसको 15% भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग 15% पे भी करके देखिएगा। ठीक है, तो 12% मैंने किया, तो अब हम इसको 12% पे करेंगे सेम। इसको यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। तो अब हम 12% पे करेंगे सेम चीजें। ईयर्स हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 1 पे है हमारा 30,000, फिर 40, 60, 30 एंड 20। ये हमारे कैश फ्लोज हैं, राइट। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग आएगा ना, क्योंकि ये तो 10% पे था। अब हम 12% पे करेंगे। 12% पे कैसे करेंगे, 1/1.12। ठीक है, तो कैलकुलेटर में करेंगे हम। 1/1.12 टू प्रेस किया तो मेरी पहली वैल्यू जो आई है वो आई है 0.892। 892। सेकेंड वैल्यू 0.797। थर्ड वैल्यू 711। नेक्स्ट वैल्यू 635। 635 एंड देन 567। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लोज को और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई। तो चलिए, 0.892 इंटू 30,000, 262, सॉरी 26760, 26760। तो इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा 40,000 इंटू 0.797, 797। ये आया है 31880, 31880। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 60,000 इंटू 0.711, 42660, 42660। उसके बाद 30,000 इंटू 0.635, 19050। उसके बाद लास्ट 20,000 इंटू 0.567, 11340 का टोटल कर लेंगे। 131690। 131,690। अब अगेन यस इसमें मैम। से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 136। बताइए फोर कितना थ्री आएगा। वन जीरो 4310। 4310। ये हमारा आया है नेगेटिव में। माइनस में। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्लियरली पता चल रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब जीरो तो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा, राइट। है ना, ये चीज तो क्लियर है इतना, कि हमारा जो वैल्यू है वो हमारी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, मतलब 10 to 12% में। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद है, अभी मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया था, जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम उस फॉर्मूला को रखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लोअर डिस्काउंट रेट। ठीक है, लोअर रेट हम उसको लिख रहे हैं, फिर वो मल्टीप्लीकेशन वाला उन्होंने वहां लिखा, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। डिफरेंस दोनों रेट्स का ना, डिफरेंस, यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंस लिख रही हूँ। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट
डिवाइड्स बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, यही फॉर्मूला था ना। तो लोअर डिस्काउंट रेट है 10, डिफरेंस कितना है 2। ये मैंने कर दिया, ये यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर ना, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर उधर पीछे वाली स्लाइड में फॉर्मूला क्लियर लिखा है, वो ये जो पीपीटी है ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो 10 10 प्लस डिफरेंस कितना है 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा प्लस, हमारा आएगा तो 10 प्लस 2 इंटू, अब एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट कितना था 2260 डिवाइड्स बाय 2260 माइनस, अब ये क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 4310, 4310 प्लस 2260 6570 6570 6570। ठीक है, तो ये इसको ये प्रोपोर्शनेट ये इसको करके हमारा आ रहा है 0.343। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करके मेरा आ रहा है 0.3439 समथिंग ऐसे वैल्यू आ रही है। इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 से और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया 10। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है IRR की, वो मेरी वैल्यू आई है 10.6879। ठीक है, आप अगर राउंड ऑफ वगैरह करना वो सब कर सकते हैं, बट आंसर जो हमारा आया वो ये आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप, अब ये जैसे मैंने इसको 10% पे डिस्काउंटिंग किया, इसको 12% पे किया, अगर आप इस रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे ना 10.6879 पर, या आप 10.7 पर भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा राउंड ऑफ करके, अगर आप 10.7% पर भी अगर आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपका जो एनपीवी है वो क्लोज टू जीरो आएगा। एग्जैक्ट जीरो तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्लोज टू जीरो आएगा। जैसे यहाँ पर 2004 और ये माइनस में 43 समथिंग आ रहा है, लेकिन जैसे 10.7 करेंगे हम तो हमारा जो आंसर है वो नियरेस्ट टू जीरो आएगा, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, वो क्या आया, वो आया 10.70। क्लियर है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। मैम ये लोअर और हायर जो रेट लेते हैं तो ये एग्जाम में किस तरीके से आएंगी अपने आप, या मैम फिर हमें अपने आप ही कुछ कंसीडर? नहीं नहीं मैम, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 10 12 लिया, आप 8 और 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपका, और वो आपको ऐसा नहीं है कि आप गलत नंबर ले लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, आंसर आपका ठीक आएगा। वो क्या होगा कि वो फिर यहाँ पर जो आपका ये वाला जो प्रोपोर्शन है ना ये ज्यादा आ जाएगा। अगर सपोज आपने 8 और 10 ले लिया जबकि आंसर क्या है 10.7, तो आपका जो आंसर है ना, जो करेक्टनेस है वो आपकी यहीं पर आ जाएगी। ये जो फ्रैक्शन है ना ये फिर आपका 1+ में या जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगा, तो तभी भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो आप उसको कुछ भी ले सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम में हमारे पास बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास अब, लेकिन आपके में क्योंकि विदाउट ऑप्शन भी आते हैं तो तब तो फिर आपको यही तरीका करना पड़ेगा जो मैंने किया। बट अगर ऑप्शंस आए तो फिर बहुत इजी है, जो ऑप्शंस है उन्हीं को ही आप अज्यूम कर लीजिएगा। सपोज 10 पॉइंट समथिंग है, 11 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग है, तो आप 10 और 12 ले लीजिए, 10 13 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, राइट। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तब तो बहुत इजी है, सीधा बस उसी को उठाया जो ऑप्शन में दिया है और उसी को ही हमने चेक कर लिया। बट अगर विदाउट ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो उस केस में फिर आप ऐसे करेंगे जैसा मैंने कि आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम क्वेश्चन को, सेम वैल्यूज को, सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, और परसेंटेज आप 8 और 15 ले लीजिएगा।
राइट, कुछ भी नंबर ले लीजिएगा आप। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम इंटरपोलेशन मेथड कहते हैं। तो इस फॉर्मूला से जो आंसर आता है ना, वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नहीं होता। मतलब ये जो यहाँ से अब ये जो आंसर आया ना मेरा 10.7, इसको भी मैं ये नहीं कह सकती दिस इज माई IRR, मैं कहूंगी 10.7 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्लियरली ये जो मेथड है ये इसकी आप लिमिटेशन समझ लीजिए कि ये इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि इससे जो आंसर आ गया आप कह सकते हैं नहीं 100% ये आंसर करेक्ट है। नहीं, ये जो आपका आंसर आया ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया इसका और कोई तरीका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को निकालने का तरीका ही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन हिट एंड ट्रायल में 10 और 12% तो चलिए हम कर लेंगे, 10 12 13 14 15 होल नंबर में। लेकिन अब इतना थोड़ी ना हम लोग कर सकते हैं कि 10.7% हम अज्यूम करके देखें। माइंड में ही नहीं आएगा कि 10.7 पे भी आंसर आ सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए ये बिल्कुल। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है, बट ये फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, अप्रोक्सीमेट में देता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक और एक ट्रिक आप उसको समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। सपोज आपका आंसर आया 10.7, एग्जाम में ऑप्शन है 10.9 और 10.6, ठीक है, सपोज ऐसे ऑप्शन है। तो आप हमेशा हायर वाले को, जब बिल्कुल दो में बहुत क्लोज रिलेशन होगा ना, मतलब बहुत क्लोज होगा दोनों में, और मतलब सपोज इस तरह का कोई आपका ऑप्शन दिए, तो उस केस में आप जो हायर वाला है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये जो भी चीजें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड होती है न्यूमेरिकली, वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात मैं एक और आप लोगों को चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो आप लोगों का जो कोर्स है ना, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस इन्होंने लिए हैं वो लिए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, आप सबको पता होगा उसके बारे में ना, राइट। CA जो कोर्स होता है, तो उसका जो सिलेबस है वो ICAI जो इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करता है। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वही वाला है ICAI। तो आपका जो ABFM का जो आप कह लीजिए सिलेबस है, राइट, इवन कंटेंट तक भी, एक मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाती हूँ, क्योंकि वो आप लोग को इस एक आइडिया रहेगा। आप लोगों को वो क्वेश्चन याद है जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट वो निकाला था, पे बैक पीरियड निकाला था हमने, वो वाला डिस्काउंटेड वाला, यस मैम। याद है? देखिए, सेम क्वेश्चन, हम्म। 30,114 करके कुछ आंसर आया था ना, क्यूमुलेटिव करके। राइट। बिल्कुल, ये आपकी बुक में एज एग्जाम्पल आई थिंक दिया हुआ है। तो आप देखिए ये, और ये ICAI का स्टडी मटेरियल है, मतलब जो उनकी जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स। तो टोटली आपका जो सिलेबस है, स्पेशली ABFM का, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन ABFM का बिल्कुल आप कह लीजिए कि कॉपी पेस्ट किया है, और वो भी सेम है किससे? मैम, ये तो इलस्ट्रेशन 4। जी मैम, सेम मैम, सेम टू सेम है बिल्कुल, बुक का इलस्ट्रेशन 4 है। राइट। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, तो वो सब मतलब इसी में से ही लिए गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस चीज से कि आप लोगों का मतलब इन्होंने जो आपका बुक का जो लेवल है, आप देखिए कि उसको कितना उन्होंने हाई रखा है। अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। अब ये मुझे नहीं पता कि IBF ने क्यों ऐसा किया है या जो भी उनके इंटेंशंस होंगे। लेकिन इतना तो आप मान लीजिए कि अगर ये CA फाइनल का कोर्स में से वो आपके टॉपिक्स, ये तो फिर भी इंटरमीडिएट का है ये वाला चैप्टर। जो आपका 10th वाला जो चैप्टर है, सॉरी ये वाला इंटरनेशनल वाला, ये आपका वो है CA फाइनल के कोर्स में से लिया उन्होंने, राइट। और बिल्कुल सेम है, सेम एग्जाम्पल्स और सेम क्वेश्चंस, ठीक है।
तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये पेपर है वो मतलब टफ तो खैर नहीं कहेंगे, अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक बार अभी मैंने आपको समझा दिया कि ठीक है ये कैसे होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते, राइट, कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कर लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है MIRR, हम लोग अभी देखेंगे, उससे पहले ये बस इसके 2 स्लाइड्स बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर भेज दूंगी और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी कि इसका आंसर ये आएगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 2 स्लाइड्स हैं, बस इसको करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आप लोगों को पता होगा कि ये हम लोगों ने 9 चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड निकालते हैं, और उसमें हम लोगों का जो भी प्रेजेंट वैल्यू आती है, ये देखिए, तो ये हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ये हमारा PI होता है, और ये हमेशा 1 से ऊपर आना चाहिए। 1 से ऊपर आने का मतलब है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हमारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वाला है, तो इसमें हमने देखिए क्या किया, प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिए सबके। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गए, फिर हमने क्या किया, फिर प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल करके, और फिर हमने उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हमने फॉर्मूला लगाया, जो कि क्या होता है, वो होता है डिस्काउंटेड, या आप कह लीजिए प्रेजेंट वैल्यू भी आप कह सकते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारा जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है वो हमारा आया है 10,844, और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 8,000 रुपीज में, 8,000 वैसे $100 थी। उससे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI इंडेक्स मेथड से जो हमारा आंसर है वो है 1.356, और जब भी ये 1 से ज्यादा आएगा तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 1 से अगर कम आएगा तो नहीं करेंगे। ये इसका 1 से कम आने का मतलब है कि हमारा NPV भी नेगेटिव है, राइट। तो ये क्लियर हो गया है, फॉर्मूलेज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग का सीधा सीधा जो मीनिंग होता है वो ये होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि सपोज मैकडी और डोमिनोज है, उनकी जो मेन जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री, मतलब उनका हेड ऑफिस दूसरी कंट्री में, सपोज US में है, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस हैं वो हर, उनके जो आउटलेट्स है वो हर जगह, इंडिया में भी बहुत सारे हैं। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनकी जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो वो टॉपिंग्स करते हैं, जिससे वो हमारे यहाँ पर, अब तो खैर बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई, तो अभी तो फिर भी बहुत सारी मिल जाती हैं, बट फिर भी अगर आप देखेंगे, मतलब आप उनका टमाटर देखेंगे या उनकी अगर आप वेजिटेबल्स देखेंगे, वो उनमें और हमारे यहाँ की जो लोकल वेजिटेबल्स उनमें डिफरेंस है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि या तो वो कोई अपना स्पेशल कुछ ऐसा करते होंगे, या फिर हम ये मान लेते, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि उनके जो वो वेजिटेबल्स है, बेस से लेकर हर चीज से लेकर उनके जो वेजिटेबल्स है वो भी सपोज वो बाहर से ही भेजते हैं, जो उनका हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस से ही वो इंडिया के जो आउटलेट्स हैं उनमें आता है। तो अब क्या होगा, अब एक तरह से ये क्या हो रहा है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर रही है, तो अब इसको हम सेल तो मान नहीं सकते, राइट। लेकिन क्या होता है, ऐसे केसेस में भी हम उसकी एक वैल्यू जरूर रखते हैं कि ठीक है, अगर ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही है तो हम उसको सेल तो नहीं, लेकिन उसको एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस पे हम इसको ट्रांसफर दिखाते हैं कि भाई हमने इतना सामान हमने इंडिया में भेजा, राइट। तो उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो कंपनीज क्या करती है ना, आप जैसे सपोज डोमिनोज है, वो क्या करेंगे कि जिन कंट्रीज में ना, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, जहां पर उनके टैक्सेस जो है वो, जिन कंट्रीज में टैक्सेस कम लगते हैं, तो उन कंट्रीज में वो क्या करेंगे, जो
रेट जो होगा ना अपने गुड्स का, उसको इन्फ्लेट करके दिखा देंगे। सपोज 10 रुपए पर यूनिट उन्होंने दिखा दिया, वो जो वेजिटेबल्स का प्राइस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो टैक्स हेवन कंपनीज है, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा वो दिखाएंगे, मतलब ज्यादा वैल्यू दिखाएंगे, तो उनको मतलब फिर भी उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। और जहां पर उनको टैक्स ज्यादा लगता है तो वहां पर वो क्या करेंगे, अमाउंट बहुत कम रखेंगे। ठीक है, जिससे कि उनको टैक्स भी कम देना पड़े। तो इस तरह के मैन्युपुलेशंस जनरली जो एमएनसीज है वो करती हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ज्यादातर जो वेल्दी और पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या करती हैं, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती हैं और उनको क्या करती है, उन प्रॉफिट्स को पार्क कर देती है कहाँ पर, ऐसी कंट्रीज में जहां पर कि बहुत कम या ना के बराबर टैक्सेस लगते हैं। ऐसी इसको बोलते हैं, इन कंट्रीज को बोलते हैं टैक्स हेवन। ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो कि क्या है, टैक्स हेवन है। तो इसके लिए जो ओईसीडी है, इसने क्या किया, इसने कुछ मेजर्स उठाए हैं जिससे कि ट्रांसफर प्राइसिंग को थोड़ा सा क्या किया जाए, तो थोड़ा रेगुलराइज, जैसे कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करता है और उसको पूरा रेगुलेट करता है, तो ऐसी इसकी रेगुलेशंस के लिए ओईसीडी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। तो ये जो रूल्स है वो सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पर अप्लाई होते हैं। ज्यादातर कंपनीज जो है उनको इनकॉर्पोरेट करना कंपलसरी है अपने इन रूल्स को अपने टैक्स लॉज में। और ऐसा माना जाता है कि जो कंपनीज हैं वो इस तरह से मतलब जो भी प्लान करती है, दैट इज इन इंटरनल ट्रांजिशन विद रिलेटेड पार्टीज, they will manipulate the rates or charges in such a manner that the entity located in tax haven will amass more profit। तो वो क्या करती है, इस तरह से प्लानिंग करती है अपनी इंटरनल ट्रांजेक्शन्स में कि रेट्स को और चार्जेस को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जहां पर कि टैक्स बहुत कम लगता है, वहां पर ह्यूज प्रॉफिट दिखाती हैं, और जहां पर जिन कंट्रीज में ज्यादा टैक्स लगता है वहां पर प्रॉफिट्स ही बहुत कम दिखाती है, क्योंकि टैक्स तो प्रॉफिट पे लगेगा ना। तो इस तरह की मैनिपुलेशन जनरली जो कंपनीज है वो करती हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स जो है उनको क्या किया जाता है, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन था उनको फिर बिल्कुल स्क्रूटनी में रखा जाता है, और उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आप कह लीजिए कि उन पे अप्लाई किया जाता है अगर वो इस तरह का कोई भी रूल को तोड़ते हैं तो जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कितनी बार प्रोहिबिटिव होती है, देयरफॉर सुटेबल स्टडी एंड एनालिसिस आर नीडेड व्हाइल मेकिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, वो क्योंकि आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे, तो आपको अब ये भी देखना है कि अब आप बहुत इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर भी बहुत रूल्स रेगुलेशंस आ चुके हैं, और अगर नहीं फॉलो किए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और आपको जो भी आपको कॉस्ट पड़ेगी तो उसको भी आपको कंसीडर करना है। तो आपको सूटेबली मतलब उसको अच्छे से स्टडी और एनालाइज करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले। right? तो ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट हो गया। बहुत डेप्थ में हमें नहीं जाना, बस इतना ही हमें एक नॉर्मल इसका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। राइट, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद आप देखिए इसमें तो एमआई आ रहा है ना, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैम एक क्वेरी थी उससे पहले। जी जी बोलिए मैम। मैम जो पेबैक पीरियड मेथड किया था इसमें हमने, तो उसमें जो लास्ट वाली जो लाइन थी मैम वो क्लियर नहीं हो पा रही है। वो 30/50 किस तरीके से लेते हैं वो? 30/50 मैम कौन से वाले क्वेश्चन में, जो कल किया था? अभी हाँ हाँ हाँ, फॉरेन करेंसी अप्रोच में। जी और जी मैम मैं ये बता। फॉरेन करेंसी अप्रोच और बुक में होम करेंसी अप्रोच दोनों दे रखी हैं। तो होम करेंसी अप्रोच में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है 1144 और 40, ये मतलब कहाँ आप। से आया? हाँ हाँ हाँ, ये कैसे आया? अच्छा ठीक है मैम, मैं बता देती हूँ। पहले आपको ये वाला बता देती हूँ, फिर इंडियन रुपीज वाला बताऊंगी। देखिए मैम, इसमें ना बहुत ही आप कह लीजिए कि बाकी लॉजिक्स को छोड़ के हमें बस कॉमन सेंस पे फोकस करना है यहाँ पर। कि हम देखते हैं कि 100 रुपए इसने लगाया है, तो इसकी 100 रुपए की रिकवरी कौन से साल में हो रही है, तीसरे साल में हो रही है। ठीक है मैम, लेकिन तीसरे साल में रिकवरी से ज्यादा अमाउंट है, मतलब अगर हम देखें तो तीसरे साल में हमें 120 रुपए मिल जाएंगे, जबकि हमें टाइम पीरियड निकालना है 100 रुपए का। ये 100 रुपया कितने टाइम में मिलेगा? ठीक है मैम, यहाँ तक क्लियर है? तो हमने ये समझ लिया कि 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 2 साल में 70 रुपए की रिकवरी हो रही है, सब मतलब ये $70 की रिकवरी हो रही है। तो 2 इयर्स क्लियर है बिल्कुल, है ना? यस मैम। ये 2 इयर्स कैसा है? यस मैम। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना मैम, उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि अब और कितना अमाउंट रिकवर करना है। कितना अमाउंट रिकवर करना है? 30। 100 के लिए ना, 70 तो हमें यहाँ पे 2 साल में मिल गया, अब तीसरे साल में कितना अमाउंट रिकवर करना है?
30। अच्छा। लेकिन यस मैम। तीसरे साल में जो टोटल रिकवरी है वो कितनी हो रही है, 50। तो इससे हमें प्रोपोर्शनेट पता चल जाएगा कि एक साल में 50 की रिकवरी हो रही है, लेकिन 30 की रिकवरी फिर कितने टाइम में होगी, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाय 50। तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। अब 0.6 को भी अगर आप मंथ्स में कैलकुलेट करें तो 7 मंथ्स आ जाएगा। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 years and 7 months में हमारी $100 की रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर है मैम? यस मैम। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, मुझे इसकी ना रुपीज की वैल्यूज बता दीजिए, यहीं पर ही लिख के मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैम ये फर्स्ट ईयर में 30 का रुपीज में कितना आएगा? 2469 2469। ठीक है मैम। सेकेंड? 3387 4356 4481। और वो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 8000। ठीक है। क्यूमुलेटिव भी बताऊं मैं? हाँ, क्यूमुलेटिव भी बता दीजिए। 2469 जी। 5856 5856 10212 10212 14693। 14693। ठीक है। तो ये जो 8000 की रिकवरी है मैम, साफ साफ दिख रहा है कि तीसरे साल में होगी। यस मैम। ठीक है, 2 साल पूरे। तो 2 years कंप्लीट प्लस अब यहाँ पर यहाँ तक हमें 8000 में से हमें 2 साल में कितनी रिकवरी हो गई, 5856। तो मेरा जो बैलेंस है ना मैम, मेरा बैलेंस बचा है 2144 जो मुझे चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है मैम? 2144 मुझे अब रिक्वायर्ड है कितने के लिए, 8000 के लिए ना? इसमें तो 1144 है मैम। हो सकता है मैम ये मिसप्रिंट हो, है ना? इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हमारा आंसर सही है तो दैट मीन्स हो सकता है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो। फिर उसके बाद हमारा लेकिन थर्ड ईयर में टोटल रिकवरी कितनी है, 4356। 56। ठीक है। तो 2144 डिवाइड बाय 4356, ये हमारा आ रहा है 0.49 आ रहा है। तो हम इसको तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स आ रहा है, 2 years and 6 months। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर ना, क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू तो सेम है ना, ये देखिए नीचे वाला ना, तो ये यस बुक मैम। में क्या, ये बुक में ना मैम मिसप्रिंट हुआ है, और फिर ये जो